जैसे नाव चलाने के लिए चप्पू चलाना पड़ता है, उसी प्रकार से आपका पार्टिकल्स को या म्यूकस को मूव कराने के लिए आपको सिलिया चलाने पड़ते हैं। हर स्टूडेंट के लिए ये जो आपका सेशन है ये सबसे ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। ये जो स्मूथ मसल हैं, इन स्मूथ मसल्स में अगर आप एक यहां पर सेल को देखें तो ये आपका क्या है, दोनों कोनों पे पिचका हुआ है और एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपका दिमाग में छप पाए। तो सारे के सारे सेल्स का ओरिजिन तो सेम है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। आज हम लोग हमारे समरी लेक्चर्स को स्टार्ट करने वाले हैं एंड द वेरी फर्स्ट समरी लेक्चर दैट वी आर अबाउट टू रीड इज ऑन एनिमल टिश्यूज। तो हमारा पहला जो चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसको हम 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एनिमल टिश्यूज, देन हम लोग बात करेंगे फ्रॉग की एंड देन हम लोग बात करेंगे कॉकरोच की। क्योंकि तीनों के तीनों टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, सो इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तीनों को हम लोग इंडिपेंडेंटली ही रिवाइज करें, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को बेहतर तरीके से ग्रैस्प कर पाएं एंड अल्टीमेटली आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएं। ये जो समरी सेशंस हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल होने वाले हैं, बहुत मजा आपको आने वाला है इन समरी लेक्चर्स को देखते हुए एंड ये आपके लिए केक वॉक की तरह होने वाला है। यानी ऐसा लगेगा कि आप गार्डन में टहलते हुए एक ऑडियो पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और आपके सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ ही रिवाइज होते हुए चले जा रहे हैं। अगर आपने पहले इस चैप्टर को कहीं भी पढ़ा हुआ है, चाहे आपने एनसीईआरटी से एक सेल्फ पेस्ड रीडिंग करी हो, चाहे आपने स्कूल में पढ़ा हो, चाहे आपने कोचिंग में पढ़ा हो, चाहे आपने मुझसे पढ़ा हो, हर स्टूडेंट के लिए ये जो आपका सेशन है ये सबसे ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन आपको इससे ज्यादा बेनिफिट निकालने के लिए इसको आराम आराम से देखना होगा, समझते हुए देखना होगा। सिंस समरी लेक्चर है तो हम बहुत ज्यादा टाइम यहां पर नहीं लगा रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर को वी शैल कंसोलिडेट इन अबाउट एन आवर। हम लोग 1 घंटे के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को कंसोलिडेट करेंगे विद माय ब्यूटीफुल हैंड रिटन माइंड मैप्स। ये रिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका है और मेरे प्यारे प्यारे जो हाथ से लिखे हुए माइंड मैप्स हैं ये मात्र 4 स्लाइड्स के अंदर, खुली 4 स्लाइड्स के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंसोलिडेट करके रिफाइंड फॉर्मेट में दे देते हैं, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से अपना रिवीजन कर पाएं और एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपका दिमाग में छप पाए। So let's start this lecture without any delay and let's start with the definition of animal tissue. हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि एनिमल्स जो हैं they are very simple also and they are very complex also. मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि लक्स का एक एड आता था और उसमें कैटरीना कैफ मैम जो है वो नहा रही होती थी विद द हेल्प ऑफ अ स्पंज, बाथ स्पंज, नहाने का स्पंज जो कि एक एनिमल है। इट्स कॉल्ड एज पॉरीफेरा, राइट? सो पॉरीफेरा जिससे हम अपनी बॉडी को रगड़ रगड़ के नहाते हैं, सोप अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, वो भी एक एनिमल है। सो इट इज वेरी सिंपल एनिमल। और हम दूसरी तरफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेकर बैठे हुए हैं, तो हम इतने कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है एनिमल किंगडम के अंदर। मोर देन 1.2 मिलियन स्पीसीज, 12 लाख से भी अलग अलग टाइप के आपके एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड के अंदर। और भी नए प्रकार के एनिमल्स के मिलने की संभावना है, तो आने वाले टाइम में हमको और भी एनिमल्स देखने को मिल रहे होंगे। तो इतने सारे एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी बनी किस चीज की है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये हमको समझना पड़ेगा। सो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, वी नो दैट वेरी वेल। एक बार अपने घर का एड्रेस भूल सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूल सकते कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमको पता है सेल जो है उसने हमारी पूरी बॉडी को बनाया है, लेकिन हमारी बॉडी में कई फंक्शंस भी हो रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि ह्यूमन की बॉडी में 200 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। तो इन सेल्स ने मिलकर के हमारी पूरी बॉडी को तैयार किया है। हम रेस्पिरेशन का काम भी करते हैं, हम डाइजेशन का काम भी करते हैं। तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना, उनमें ग्रुप्स बन जाते हैं सेल्स के और ये अलग अलग काम करने लगते हैं। एक ग्रुप आपका डाइजेशन का काम करेगा, एक रेस्पिरेशन का काम करेगा, एक एक्सक्रीशन का काम करेगा, एक नर्वस टिश्यू बनाएगा एंड सो ऑन। सो अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है जिसमें एक ही सेल है, तो यहां पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, क्योंकि एक ही सेल है तो सारे के सारे काम उस एक ही सेल को करने हैं। सो ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ऑल द नेसेसरी फंक्शंस वुड बी डन बाय दिस सिंगल सेल ओनली। यही जो सेल है ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। यही डाइजेशन करेगा, यही रेस्पिरेशन करेगा, यही एक्सक्रीशन करेगा, यही रिप्रोडक्शन करेगा, सब कुछ यही करेगा। लेकिन अगर एक एनिमल है जो कि मल्टी सेल्यूलर है, तो यहां पर अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं सेल्स के, जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं।
और ये जो ग्रुप्स बने हैं सेल्स के, इनमें सेल्स का नंबर भी डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रा की बात करें जो कि एक सिंपल एनिमल है, तो इसमें लगभग हजारों के आसपास सेल्स हो सकते हैं जो एक पर्टिकुलर काम को कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप ह्यूमंस में देखें तो मिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं। आप अगर अपनी ब्रेन की बात करें तो यहां बिलियंस ऑफ सेल्स अक्यूमुलेटेड हैं। तो कई सारे सेल्स मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? डेफिनेशन ऑफ टिश्यू इज दिस कि एक जैसे सेल्स, सिमिलर सेल्स जो हैं ये, और इन सेल्स के बीच में पड़ा हुआ ये जो इंटरसेल्यूलर मटेरियल है, वो मटेरियल जो सेल के अंदर होता है, इसे कहते हैं इंट्रासेल्यूलर। इंट्रा मतलब विद इन, तो विद इन द सेल जो मटेरियल है इट इज इंट्रासेल्यूलर, लेकिन सेल्स के बीच में जो मटेरियल पाया जा रहा है इट इज इंटरसेल्यूलर। तो ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है और ये जो सेल्स हैं डिफरेंट, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये दिखने में एक जैसे हैं। ये जो आपके सेल्स हैं ये और इनके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस से मिला करके क्या बनाता है? आपका टिश्यू बनाता है, आपका टिश्यू बनाता है। तो यहां पर इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, फंक्शन भी सेम होगा और ओरिजिन भी सेम होगा। पर कई जगह आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ओरिजिन इज ऑलवेज सेम, लेकिन अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर और फंक्शन आपके डिफरेंट हो सकते हैं कई सेल्स के विच आर अ पार्ट ऑफ सेम टिश्यू ओनली। फॉर एग्जांपल आप ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के जितने भी सेल्स होंगे ये सारे के सारे मीजोडर्मली डेराइव्ड होंगे, क्योंकि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो मीजोडर्मल होगा ओरिजिन में। तो सारे के सारे सेल्स का ओरिजिन तो सेम है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट है। आरबीसी अलग दिखती है बाएं करके डिस्क शेप, आपका डब्ल्यूबीसी अलग दिखती है, अमीबॉइड दिखती है, प्लेटलेट आपकी प्लेट जैसी है इसीलिए उसको प्लेटलेट कहा। और इनका काम भी अलग अलग है। डब्ल्यूबीसी का काम डिफेंस में है, आरबीसी का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में है और प्लेटलेट का काम ब्लड क्लॉटिंग में है। तो इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओरिजिन इज ऑलवेज सिमिलर, इट इज ऑलवेज कॉमन। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ते हो कि हाँ टिश्यू में जो सेल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन कॉमन होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट देखा जा सकता है। सो जितने भी एनिमल्स हैं इस पूरी की पूरी दुनिया में, उनमें 4 टाइप के ही टिश्यू हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइप के टिश्यू नहीं हो सकते। यानी जितने भी टिश्यूज हैं एनिमल से रिलेटेड उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी बॉडी की कवरिंग और इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाते हैं। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द रेस्ट ऑफ द टिश्यूज। एंड उसके बाद आता है आपका मस्कुलर टिश्यू जो हमारी मसल्स तैयार करते हैं। एंड देन आफ्टर आपका न्यूरल टिश्यू जो कि नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो ये 4 ही प्रकार के टिश्यूज हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और टिश्यू है नहीं। और यही 4 टिश्यू आपके स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में पाए जाएंगे और अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स बना रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं आपको हार्ट दिखाऊं तो ये जो हार्ट है इसमें भी क्या देखने को मिलेंगे? अलग अलग प्रकार के टिश्यूज देखने को मिलेंगे। ये जो हार्ट है इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, क्योंकि इसमें कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मसल्स हैं जो सिर्फ हार्ट में ही मिलती हैं, जो कि कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं। आपके जन्म से पहले से आपकी मृत्यु तक ये हार्ट हमेशा धड़कता रहता है। तो इसमें कार्डियक मसल है तो मस्कुलर टिश्यूज है। अब ये कार्डियक मसल है, इनको ब्लड सप्लाई दी जा रही है, यहां पे आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर ब्लड भी आ रहा है ना, यानी कनेक्टिव टिश्यू भी है यहां पर। अब ये हार्ट जो है इसको प्रोटेक्शन भी देनी है, तो इसके ऊपर एक लेयर भी होती है दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। तो यहां पर चीजों को प्रोटेक्टिव कवरिंग जो प्रोवाइड करता है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। और हर ऑर्गन के पास न्यूरल सप्लाई भी तो होती है हर ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो यहां पर नर्वस टिश्यू भी होगा। तो चारों प्रकार के टिश्यूज जो हैं वो अलग अलग कॉम्पोजिशन में, किसी में मस्कुलर टिश्यू ज्यादा होगा, किसी में कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होगा एंड सो ऑन, लेकिन ये चारों टिश्यूज मिलकर के क्या है? अलग अलग ऑर्गन्स आपके फॉर्म कर रहे होंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप देखिए सबसे पहले टिश्यू के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू। एक सीक्वेंस में चलेंगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो एपिथेलियल टिश्यू, एपी का मतलब ऊपर, यानी या तो चीजों की कवरिंग बनाएगा, जैसे हमारे स्किन को ये तैयार कर रहा है, तो स्किन इज ऑल्सो एन एपिथेलियल टिश्यू। तो या तो बॉडी को प्रोटेक्शन कराता है ये बाहर से या अंदर से। लेट्स से कोई हॉलो ऑर्गन है, उसके अंदर आपका अंदर की लाइनिंग भी तो चाहिए। जैसे आपका पेट है तो पेट में क्या बनता है? एसिड बनता है HCl। तो HCl के प्रभाव से पेट के अंदर के सरफेस को बचाने के लिए भी अंदर से प्रोटेक्शन चाहिए, वो भी आपका एपिथेलियल टिश्यू ही तैयार करता है। तो या तो ये कवरिंग प्रोवाइड करेगा, बाहर का कवर, या अंदर की लाइनिंग, यानी इसका मेन काम क्या है? आपका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन में है, कवरिंग और लाइनिंग तैयार करने में है। अगर ये हमारी कवरिंग बना रहा है तो ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कनेक्शन में है, हवा पानी से डायरेक्ट कनेक्शन में है, बिल्कुल। और अगर ये इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग बना रहा है तो ये आपका बॉडी फ्लूइड्स के कनेक्शन में होगा। हमारी बॉडी में कुछ भी जा रहा होगा तो अंदर से चीजों को क्या कर सकता है? टच कर सकता है, यानी किसी ना किसी चीज के कनेक्शन में रहेंगे, या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के या फिर इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स के, राइट। ये जो है आपके कंपैक्टली पैक होते हैं
यानी इनके बीच में जो स्पेस है, जो आपका इंटरसेलुलर स्पेस है, ये बहुत कम होता है, ये बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक होते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू यहां पर देखने को मिल रही हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। अगर एपिथेलियल टिश्यू की एक ही लेयर बन रही है, सिंगल लेयर यहां पर बन रही है, तो इन्हें कहा जाता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और अगर मल्टी लेयर यहां पर बन जाती है तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। जैसे कंपाउंड जो होगी, इसका मेन काम किस में होगा, प्रोटेक्शन में होगा। जैसे कि हमारी स्किन के ऊपर जो लेयर है, हमारी स्किन जो है, दैट इज बेसिकली कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि इसका मेन काम प्रोटेक्शन में है। तो आप ज्यादा लेयर्स यहां पर लगाना चाहते हो कि कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए। लेकिन अगर आप देखो सिंगल लेयर वाले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को, तो इनके डिफरेंट काम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पतले पतले सेल्स हैं, जिनको क्या कहा जाता है, फ्लैट सेल्स या स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब टाइल की तरह, जैसे आपके फर्श पे टाइल्स एडजस्टेड होती हैं, उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है और ये एकदम एक दूसरे के साथ परफेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं। तो इररेगुलर शेप के सेल्स होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ परफेक्टली बाइंड हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है क्या, टेसिलेटेड एपिथेलियम, क्योंकि एक दूसरे से परफेक्टली बाइंड हो गए इररेगुलर शेप के होने की वजह से। जैसे मेरे हाथ हैं, ये एक दूसरे से बाइंड हो गए हैं। अगर इस प्रकार से कनेक्टेड होते देन दे वोंट बी एबल टू बाइंड टुगेदर, है ना, अलग हो जाते। लेकिन जब ये आपस में क्रॉस लिंक बना चुके हैं तो अब ये बाइंड हो चुके हैं, इसे कहते हैं टेसिलेशन। एंड सिमिलरली आपके पतले पतले सेल्स जो हैं, ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जैसे फर्श पे आपने टाइल्स बिछा दी हो, तो इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। तो ये पतले पतले जो सेल्स हैं, बहुत पतले सेल्स हैं, इनकी लेयर क्या करेगी, अब ये बहुत पतले सेल हैं तो चीजों के एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, चीजों के डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे। सो दे बेसिकली मेक अ फिल्ट्रेशन बाउंड्री और दे बेसिकली मेक अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो अगर ये सेल्स हैं तो इनकी इररेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, एक दूसरे से ये क्या हो जाते हैं, इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टेसिलेटेड एपिथेलियम। ये आपका ब्लड वेसल की लाइनिंग में पाए जाएंगे, क्योंकि ब्लड अगर आपका न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है तो अल्टीमेटली उसको अलग अलग ऑर्गन्स में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को पहुंचाना भी है और CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट को लेके भी आना है। तो आपकी जो ब्लड वेसल है, इट शुड बी हाईली परमिएबल। जो ब्लड वेसल है वो परमिएबल होनी चाहिए कि वो चीजों को बाहर भी भेज सके और चीजों को अंदर भी बुला सके। तो उसमें पतले सेल की लेयर्स आपको देखने को मिलनी चाहिए, तो वहां पर स्क्वैमस एपिथेलियम मिलती है। प्लस जो आप सांस ले रहे हो, है ना, वो सांस, वो हवा आपके फेफड़ों में चली जाती है एंड अल्टीमेटली पहुंच जाती है आपके फेफड़ों के टर्मिनल पार्ट्स में, यानी एल्वियोलाई में, और वहां से लोड हो जाती है हवा या ऑक्सीजन ब्लड के अंदर। तो अल्टीमेटली एल्वियोलाई जो है, इसकी वॉल भी बहुत पतली होनी चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन को ये क्या कर सके, लोड कर सके इन द ब्लड वेसल। तो आपका एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एज वेल एज आपका एंडोथेलियम, एंडोथेलियम मतलब आपका कवरिंग ऑफ ब्लड वेसल या लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ये आपका क्या कहलाती है, ये आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम कहलाती है। तो ये आपके पतले पतले फ्लैट सेल हैं तो स्क्वैमस। अगर ये आपके क्यूब लाइक सेल्स हैं तो इनको क्या बोला जाएगा, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना। यहां पे न्यूक्लियस आपका एकदम सेंटर पे पाया जाएगा, सेल्स के बीचों बीच पाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये मिलता है आपको डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में, अलग अलग ग्लैंड्स हैं, उनकी डक्ट में, उनकी स्मॉलर डक्ट्स में आपको देखने को मिलता है क्या, आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है। एंड आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, आपका नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसके ट्यूबुलर पार्ट में, खासकर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और यहां पर ये जो क्यूब लाइक सेल है, इनके ऊपर माइक्रोविलाई भी पाई जाती है, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो इनका मेन काम क्या होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। किसी चीज को सिक्रीट कर दिया, सेल के बाहर भेज दिया, या किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके लिए भी आपको सिंगल लेयर ऑफ सेल ही चाहिए। तो यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स आपके पाए जाते हैं। मेन एग्जांपल जो है वो है पीसीटी और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, वो भी स्मॉल डक्ट्स, क्योंकि बड़ी जो डक्ट्स होंगी उनमें क्या पाया जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियम यानी मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम पाया जाएगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में सिर्फ डक्ट ऑफ ग्लैंड लिख दिया है दोनों जगह पर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये आपको आइडिया होना चाहिए। स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स अगर हैं तो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और अगर आपका लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड्स हैं तो अल्टीमेटली इट विल बी कंपाउंड एपिथेलियम। करेक्ट। यहां पर फिर आपके कॉलम लाइक सेल्स हैं, लंबे लंबे पिलर लाइक सेल्स हैं, इन्हें कॉलम लाइक सेल्स कहा जाता है, कॉलमनार एपिथेलियम इसको कहा जाता है। और ज्यादातर जो कॉलम लाइक सेल्स हैं, इनके न्यूक्लियस आपको बेस पर यानी नीचे की साइड देखने को मिलेंगे, जिससे कि ये एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। क्योंकि ये जो एपिथेलियम है ये हमेशा या तो बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट पे है, या आपका किसी भी ऑर्गन के अंदर की साइड लाइनिंग बना रहा है, इनर मोस्ट पार्ट पे है, तो इसको सेटल होने के लिए कोई और टिश्यू हमेशा चाहिए रहता है, विच इज मोर कॉमनली कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि मैंने बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू ही आपका सपोर्ट और लिंकेज का काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग टिश्यूज को लिंक करते हैं। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो इसको बैठने के लिए
क्या चाहिए, एक और टिश्यू चाहिए विच इज इन जनरल कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू बैठा रहता है हमेशा, और उनके बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि सेल्यूलर नहीं होती, ए सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है, करेक्ट। तो यहां पे न्यूक्लियस होता है आपका बेस पे। इट इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन पे तो ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करती है। आपका खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर होती है सर, इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन। एंड आपका स्टमक जो है, इसमें जो सेल्स हैं दे बेसिकली सिक्रीट म्यूकस। HCl के इफेक्ट को कम करने के लिए ये म्यूकस भी सिक्रीट कर सकते हैं, एंड अलग अलग जगह पर आपका म्यूकस बनता रहता है, तो ये आपके सिक्रीटरी भी हो सकते हैं और एब्जॉर्प्टरी भी हो सकते हैं। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ज्यादा देखने को मिलता है आपका क्यूबॉइडल और कोलमनार में। और ये जो आपके पतले पतले सेल्स हैं दैट आर द पेवमेंट एपिथेलियम, इनका मेन काम क्या है, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, जिससे चीजें इनके आर पार जा सके, करेक्ट। ये आपको देखने को मिला। अब मेरे दोस्त ये जो आपके क्यूबॉइडल सेल्स हैं और ये जो आपके लंबे लंबे कॉलमनार सेल्स हैं, ये अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई होकर के ब्रश बॉर्डर्ड भी बन सकते हैं, यानी इनके ऊपर माइक्रोविलाई भी पाई जा सकती है। जैसे क्यूबॉइडल सेल था, इसके ऊपर माइक्रोविलाई पाई जा रही थी पीसीटी में। और ये आपके सिलिएटेड भी हो सकते हैं, इन क्यूबॉइडल या कॉलमनार सेल्स के ऊपर आपको सिलिया भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके सब्सटेंसेस की या म्यूकस की मूवमेंट करा सकते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप सांस ले रहे हो, हवा के साथ कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आ गया, तो अल्टीमेटली क्या है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें कई जगह पर सिलिया लगे हुए हैं, वो उस पैथोजन को ट्रैप कर लेंगे और अल्टीमेटली उसको म्यूकस से लोड कर देंगे। जो चिपचिपा म्यूकस है इससे उस पर्टिकुलर पैथोजन को लपेट देंगे और सिलिया को कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करेंगे, जिससे वो म्यूकस लोडेड पार्टिकल ऊपर जा सके। और फिर आपकी ये जो लाइनिंग है ये इरिटेट होने लगेगी, आपको छींक आ जाएगी और आप उस पैथोजन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल पाएंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स, यहां पर आप पैथोजन को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, सिलिया का इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज फेलोपियन ट्यूब। क्योंकि स्पर्म महाराज जो है ये तो क्या है, ये तो आपके मोटाइल हैं, लेकिन फीमेल का जो एग है वो आपका ओविडक्ट में मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सिलिया, क्योंकि वो खुद से मूव नहीं कर सकता। तो फेलोपियन ट्यूब में भी क्या देखने को मिलता है, आपको सिलिया देखने को मिलता है। तो पार्टिकल्स को या म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे नाव चलाने के लिए चप्पू चलाना पड़ता है, उसी प्रकार से आपका पार्टिकल्स को या म्यूकस को मूव कराने के लिए आपको सिलिया चलाने पड़ते हैं। तो किस किस की मॉडिफिकेशन से बन सकते हैं, आपके सिलिएटेड या आपके ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, आपका क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स की मॉडिफिकेशन से। ये जो है आपका एकदम सिंपल स्क्वेमस, ये कोई फर्दर खास मॉडिफिकेशन नहीं दिखाता है। यहां पर देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डिपेंडिंग अपॉन कि ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो क्यूबॉइडल या कोलमनार सेल आपका सिक्रीशन के लिए भी क्या हो सकते हैं, मॉडिफाइड हो सकते हैं। जैसे यहां पर एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल जो है ये मॉडिफाई हो गया और इसने क्या बना लिया, एक ग्लैंड बना लिया। और ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ये अकेला सेल है जो यहां पर ग्लैंड का काम कर रहा है। इस यूनिसेलुलर ग्लैंड को हम लोगों ने क्या कहा, गॉबलेट सेल या गॉबलेट ग्लैंड कहा, जो कि क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे तो कई आपके छोटे छोटे सेल्स हैं, ये कई सेल्स मिलकर के क्या करते हैं, कई सेल्स मिलकर के सिक्रीशन करते हैं और अपनी सिक्रीशन को यहां इस कैविटी में पोर कर देते हैं, जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवा जो है ये कोई एक सेल थोड़ी बनाता है, आपके हजारों सेल्स मिलकर के क्या कर रहे होते हैं, सलाइवा बना रहे होते हैं। तो कई सारे सेल्स हैं, ये सलाइवा बनाएंगे और इस कैविटी में सलाइवा को लोड कर देंगे और फिर वो सलाइवा जो है ये अपनी एक्शन साइट पे चला जाएगा और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने लगेगा। तो ये जो आपके ग्लैंड्स है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है आपका गॉबलेट सेल, एज वेल एज मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है आपके बहुत सारे ग्लैंड्स, जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड, आपका पेनक्रियाटिक ग्लैंड एंड सो ऑन। यहां पर आप किस तरीके से अपनी सिक्रीशन को पोर कर रहे हो, किस तरीके से अपनी सिक्रीशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। तो यहां पर आपके जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन भी हो सकते हैं, यानी डक्टलेस, यानी हार्मोन्स बनाएंगे और इन हार्मोन्स को कहां लोड कर देंगे, सीधा ब्लड में लोड कर देंगे। तो हार्मोन्स आर वेरी लाइट, बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड अल्टीमेटली ये जो हैं बहुत कम मात्रा में भी आपके तैयार किए जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। तो इनको आराम से आप ब्लड में लोड कर सकते हो और ब्लड इनको लेके जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड में आसानी से घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को अगर आप देखें तो इनको डक्ट की जरूरत पड़ती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल म्यूकस है, सलाइवा है, ईयरवैक्स है, ऑयल है, मिल्क है, एंजाइम्स है, एटसेट्रा। तो मेन आपको याद रखना है एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है हार्मोन और आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है एंजाइम। इसके अलावा पेनक्रियाज जो है इट इज अ स्पेशल केस, ये होता है आपका क्या, हेट्रोक्राइन। ये दोनों प्रकार के आपके
सिक्रीशंस शो कर सकता है। जो पेनक्रियाज है वो आपका हार्मोन भी बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी बनाता है, और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स भी बनाता है, यानी कि आपका क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनाता है। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों बना रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड ग्लैंड, राइट। यहां पर अगर आप देखें तो म्यूकस, ईयरवैक्स, सलाइवा, बॉडी से निकलने वाला ऑयल, ये सारी की सारी चीजें कौन बनाता है, आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाता है। मेमोरी ग्लैंड से निकलने वाला मिल्क, ये सारी चीजें अदर देन एंजाइम कौन बनाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कंपाउंड एपिथेलियम हमने बताया था, जहां पर आपका मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले। तो ये एक लेयर है सेल का, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है। तो इनका मेन काम किस चीज में है, इनका मेन काम प्रोटेक्शन में है। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इनसे अब नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया ये आपके सिंगल लेयर नहीं है, मेन काम इसका प्रोटेक्शन में है। किसी भी चीज को सिक्रीट करोगे अगर, तो इतने सारे लेयर्स को पार करके थोड़ी भेज पाओगे किसी चीज को, या किसी चीज को एब्जॉर्ब करना है तो इतने सारे लेयर्स क्रॉस करके थोड़ी चीज आ पाएगी अंदर वाले पार्ट में। तो ये जो बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, दे आर अल्टीमेटली यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट, दे आर अल्टीमेटली यूटिलाइज्ड फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। जैसे कि अगर आप मॉइस्ट सरफेस देखेंगे बक्कल कैविटी का या फेरिंग्स का, एंड डक्ट ऑफ पेनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड अगर आप देखेंगे, तो डक्ट ऑफ पेनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड, तो यहां पर लार्ज डक्ट्स की बात हो रही है। और स्मॉल डक्ट्स की जब बात हो रही थी तो मैंने आपको सेम चीज बताई थी, जब स्मॉल डक्ट्स की बात होगी यहां पर भी लिखा हुआ था भैया आपका डक्ट ऑफ ग्लैंड। तो यहां स्मॉल डक्ट्स की बात हो रही है और यहां पर लार्ज डक्ट की बात हो रही है, डक्ट ऑफ पेनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। एज वेल एज स्किन पे तो आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेल जंक्शंस। अब सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चरली भी कनेक्टेड हो सकते हैं और फंक्शनली भी एक दूसरे को सामान भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल लिंक अगर दो सेल्स के बीच में हो रहा है या एक टिश्यू के अलग अलग सेल्स के बीच में हो रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सेल सेल जंक्शंस। दो सेल के बीच में आप कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम ये टॉपिक पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेल सेल जंक्शंस सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में ही देखने को मिलेंगे, आपको अलग अलग चारों टाइप के टिश्यूज में ये जंक्शंस देखने को मिल सकते हैं, राइट। सो मेनली जो है ये आपके तीन टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड योर गैप जंक्शन। और इनका नाम जो है ये अपने आप में सारी बातें बयां करता है, तो आपको कोई एडिशनल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। टाइट जंक्शन, आप अगर बॉटल के ढक्कन को टाइट कर दे तो क्या सामान लीक हो पाएगा? जो भी बॉटल में सामान है, पानी वगैरह है, क्या वो लीक हो पाएगा? नहीं सर। तो अगर आप किसी चीज को टाइट कर देते हैं तो लीकिंग रुक जाती है। तो टाइट जंक्शन जो है इट स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, टिश्यू के बीच में लीकेज रुक जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एडहेरिंग जंक्शन। एडेसिव किसको कहते हैं हम लोग? फेविकॉल को कहते हैं। जो दो चीजों को चिपका दे ऐसे मटेरियल को हम लोग एडेसिव कहते हैं। तो ये क्या करेंगे, एडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग का काम करेंगे, दो सेल्स को आपस में चिपका देंगे, सो दे कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये आपके सेल्स को आसपास रखते हैं, चिपका के रखते हैं, यानी एडहेर करके रखते हैं, तो एडहेरिंग जंक्शन। और तीसरा सबसे जरूरी, गैप जंक्शन। सर गैप जंक्शन क्या है? दो सेल्स के बीच में गैप है, तभी तो इनके बीच में चीजों का आदान प्रदान हो पाएगा, ट्रांसफर हो पाएगा। भाई मुझे अगर दो दीवारों के बीच से निकलना है तो उन दो दीवारों के बीच में गैप तो होना चाहिए, अदरवाइज मैं फंस जाऊंगा बीच में। सो इफ देयर इज गैप द ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स इजी। तो दो जो आपके एनिमल सेल्स हैं इनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे प्लांट में जब दो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये उसी प्रकार की चीज है ना, इट इज सिनोनिमस टू प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहां पर गैप जंक्शन है, जब आपके सेल्स के बीच में गैप होगा तो इनके साइटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे? आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी मटेरियल्स का आदान प्रदान कर पाएंगे। जैसा प्लाज्मोडेस्मेटा में भी होता है कि एक साइड से दूसरी साइड आप सामान को भेज सकते हैं, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और समटाइम्स जब जरूरत हो तो बिग मॉलिक्यूल भी इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन तो झटपट ऐसे फटाफट ट्रांसफर हो रहे होंगे, इतना इनका साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होगा। तो टाइट जंक्शन मतलब टाइट कर दिया है ढक्कन तो लीकेज स्टॉप। एडहेरिंग जंक्शन मतलब नाम से ही सोचो, एडहेसिव यानी दो सेल्स को चिपकाने वाला, तो इट विल सीमेंट द टू सेल्स टुगेदर, या टिश्यू के काफी सारे सेल्स को चिपकाएगा, इनके बीच में एक क्या क्रिएट करेगा? ग्लूइंग क्रिएट करेगा, इनको चिपका देगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गैप जंक्शन। सेल्स जो है उनको इस प्रकार से कम्युनिकेट करने का मौका मिला है कि रैपिड ट्रांसफर हो पाए आयंस का और स्मॉल मॉलिक्यूल का, और कुछ टाइम्स आपका बिगर मॉलिक्यूल जो है वो भी आपका ट्रांसपोर्ट हो पाए। दिस इज अबाउट योर एपिथेलियल टिश्यू। सारे के सारे एग्जांपल्स यहां पर एनसीईआरटी बेस्ड आपके कवर हो चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। क्यों सर? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का काम है बाकी सारे टिश्यूज को कनेक्ट करना और सपोर्ट करना।
इसीलिए तो इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है, बाकी सबको ये कनेक्ट करेगा, यानी सबके साथ इसका मेल जोल है। ये अकेला ऐसा टिश्यू है जिसका सबसे लेना देना है, तो क्या ये सबसे अबंडेंट और सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? बिल्कुल। आप कहीं भी सुई चुभो, खून निकल जाएगा फचाक करके। तो अल्टीमेटली दैट ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, राइट? तो यहां पर ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं। दे सपोर्ट एंड लिंक अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑल्सो। दे सिक्रेट फाइबर्स। यहां पर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो दो प्रकार के आपको प्रोटीन्स यहां पर देखने को मिलेंगे, कोलेजन प्रोटीन एंड इलास्टिन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इलास्टिन प्रोटीन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये इलास्टिक है, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा मोल्डेबल है, आपका इजीली स्ट्रेच हो जाता है। तो यहां पर इलास्टिन और कोलेजन नाम के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि स्ट्रेंथ देते हैं जैसे कि कोलेजन, इलास्टिसिटी देते हैं जैसे इलास्टिन, और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जैसे कि इलास्टिन अगेन, राइट? लेकिन यहां पर सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि ब्लड जो है इसमें फाइबर्स नहीं होते। भाई ब्लड में अगर फाइबर होंगे तो ब्लड लिक्विड के फॉर्मेट में फ्लोट नहीं कर पाएगा, राइट? अगर एक पाइप में ब्लड बह रहा है, इट नीड टू बी इन द लिक्विड स्टेट। उसमें फाइबर्स अगर आप सिक्रीट करोगे तो आपका ब्लड जो है आगे जाके क्लॉग हो जाएगा और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, दिल का दौरा पड़ जाएगा। इसलिए नेचर ने ब्लड को इस तरीके से तैयार किया है कि इसमें फाइबर्स की आवश्यकता नहीं होती। तो जो आपके फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि बहते हैं, उनमें फाइबर नहीं मिलेंगे। अदर देन दैट हर कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलेंगे? फाइबर्स देखने को मिलेंगे। ये बात हमने समझी। अब देखिए, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इनको तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला जो आपका पार्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही चीजों को तोड़ना सीखो भैया, मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ लॉजिक लगाना है। लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी यहां पर आपके फाइबर्स जो है और आपका मैट्रिक्स जो है, यानी इन फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ये जो है आपका ढीला ढीला प्रेजेंट है, लूजली प्रेजेंट है, यानी फाइबर्स का नंबर कम है। मैट्रिक्स यानी गीला गीला सब्सटेंस आपका ज्यादा है। फाइबर्स इतने कम है कि ओवरऑल लूज अपीयरेंस हो रही है आपकी कनेक्टिव टिश्यू की, इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब डेंसिटी बढ़ गई, ग्राउंड सब्सटेंस में खूब सारे फाइबर आके भर गए तो डेंसिटी बढ़ गई। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो स्पेशल काम करते हैं, जैसे कि आपका स्केलेटल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि आपका बोन एंड कार्टिलेज। और आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिनमें मैंने बताया कि फाइबर्स एब्सेंट होंगे, जैसे कि आपका लिम्फ हो गया और आपका ब्लड हो गया। ब्लड में क्या क्या होता है? आपका प्लाज्मा होता है, यानी पानी होता है लगभग 55% के आसपास, और बचा हुआ 45% जो है उसमें आपके WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, RBC यानी रेड ब्लड सेल होते हैं, और प्लेटलेट होते हैं। ये सारे मिलकर के ब्लड तैयार करते हैं। और सर लिम्फ क्या होता है? लिम्फ आप मान के चलिए एक तरीके से आपने क्या किया है, ब्लड को फिल्टर कर दिया है। लेट्स से मेरे पास एक छलनी है, उसके ऊपर से मैंने ब्लड डालना स्टार्ट किया, तो जो छलनी है ये मोटे मोटे पार्टिकल्स को ऊपर ही रोक लेगी। जैसे आप चाय छानते हैं तो आपकी चाय पत्ती, कूटी हुई अदरक, कूटी हुई इलायची ये ऊपर रह जाती है, और चाय जो है लिक्विड चाय वो फिल्टर होकर के नीचे चली जाती है, छोटे पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं। सिमिलरली अगर आप ब्लड को फिल्टर करोगे तो मोटी मोटी आरबीसीज और आपके यहां पर बड़े बड़े प्रोटीन्स ऊपर रह जाएंगे, और अगर आप ब्लड से आरबीसी और बड़े बड़े प्रोटीन निकाल दें तो नीचे जो सारा का सारा माल मसाला गया है दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ। तो एक तरीके से आप कह सकते हो लिम्फ इज फिल्टर्ड ब्लड, और यह भी आपका लिक्विड है, तो अल्टीमेटली दिस विल ऑल्सो नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो ये फाइबरलेस होते हैं। यहां पर आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कौन? बोन एंड कार्टिलेज। स्केलेटल आपका यहां पर ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। एक और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसको एनसीईआरटी की समरी में स्पेशलाइज्ड की कैटेगरी में रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अडाइपोज टिश्यू। ये इतना स्पेशलाइज्ड है कि इसमें जो सेल है इसका 95% पार्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर स्टोरिंग द फैट मॉलिक्यूल्स। ये आपका अंगूठी जैसा जो दिखाई दे रहा है दैट इज अ फैट सेल, इसको हम अडाइपोज सेल कहते हैं। तो इसमें ज्यादातर पार्ट जो है ये फैट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और न्यूक्लियस एकदम कोने पे चला गया है, छोटा सा हो गया है। तो ये भी आपका क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एकदम स्पेशल इसका स्ट्रक्चर है, बहुत यूनिक टाइप का ये सेल आपको यहां पर देखने को मिलता है, राइट? तो अडाइपोज को भी कभी कभी आपका स्पेशलाइज्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अगर आप देखें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपके फाइबर्स कम थे, डेंस वाले में फाइबर्स ज्यादा थे। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल्स हैं, एरियोलर। एरियोलर कौन है? मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू को हमेशा बैठने के लिए अपने नीचे एक लेयर चाहिए कनेक्टिव टिश्यू की। वो जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ज्यादातर बार एरियोलर टिश्यू ही होती है। तो ये आपका एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की तरह काम करता है फॉर एपिथेलियल टिश्यू, इसे एरियोलर टिश्यू कहा जाता है। तो ये भी आपका काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां जहां एपिथेलियम उसके नीचे अधिकतर बार आपकी
एरियोलर टिश्यू ही पाई जाती है, तो ये भी बॉडी में कई जगह डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देता है। एडाइपोज टिश्यू क्या करेगा, ये आपका फैट को स्टोर करेगा बीनीथ द स्किन, ये आपका फैट को स्टोर करेगा, राइट यानी कोई भी आपने एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स लिए तो वो क्या हो जाते हैं, फ्यूचर के लिए फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके स्किन के नीचे लोड हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अडाइपोज टिश्यू। तो बीनीथ योर स्किन देयर इज अ लेयर कॉल्ड एज अडाइपोज टिश्यू। तो अगर आप देखें तो स्किन जो है इसको कौन बना रहा है, बेसिकली कंपाउंड एपिथेलियम, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए स्किन में, तो कंपाउंड एपिथेलियम क्या कर रहा है, यहां पे स्किन को बना रहा है। फिर इसके नीचे क्या मिलेगा, एपिथेलियम को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, एरियोलर टिश्यू। तो यहां पर लिखा मिलेगा बीनीथ द स्किन, तो आप समझ गए कि भाई एपिथेलियल टिश्यू के नीचे आपको क्या मिलेगा, एरियोलर टिश्यू। फिर आपका इसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका फैट स्टोर मिलेगा। तो ये भी तो बीनीथ द स्किन ही बोलोगे, तो कंफ्यूज होने की कोई खास आवश्यकता यहां पर है नहीं। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, अब इसमें फाइबर अगर रेगुलरली अरेंज है तो इसे कहा जाता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और अगर इररेगुलरली अरेंज है तो इसे कहा जाता है इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये भी आपका स्किन में पाया जाता है। अब कहोगे सर स्किन में है क्या क्या, आराम से सुनने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने बताया स्किन जो है इसमें आपका एपिथेलियल टिश्यू की लेयर तो होगी ही, क्योंकि हमारी बॉडी की कवरिंग और इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग्स कौन बना रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद ये जो एपिथेलियम है इसको नीचे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन है, एरियोलर टिश्यू, विच इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद नीचे आपने फैट को स्टोर कर दिया, दैट इज अडाइपोज टिश्यू। अब मेरे भाई कई बार क्या होता है, अलग अलग जगह से आपके एब्रेशंस आते हैं, यानी मैकेनिकल स्ट्रेस आता है। भाई आपको चोट अगर लगेगी तो हमेशा यहीं ऐसे ही थोड़ी लगेगी, ऐसे भी लग सकती है, 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 इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो अल्टीमेटली आपके जो फाइबर्स हैं वो इस चोट को सहने के लिए आपके डिसओरिएंटेड होने चाहिए, अलग अलग प्रकार से इररेगुलर फॉर्म में अरेंज होने चाहिए। भाई यहां पर देखिए आपके फाइबर्स जो है एक तरीके से ही अरेंज है, सारे फाइबर्स एक तरीके से अरेंज है। तो ऐसे चोट आई तो बचा लेंगे, ऐसे चोट आई तो बचा लेंगे। अब ऐसे कुछ घुस गया करके तो थोड़ी बचा पाएंगे, तो रेगुलर अरेंजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे देखें ऐसे चोट लगी तो भी बचा लिया, 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 ऐसे चोट लगी तो भी बचा लिया। ये जो फाइबर्स है आपके इस तरीके से अरेंज हैं कि कहीं से भी कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस आए हम हमारी बॉडी को बचा पाए, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो फाउंड इन स्किन। तो स्किन में क्या क्या देखने को मिला, आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये स्किन में देखने को मिली, दैट इज बेसिकली कंपाउंड एपिथेलियम। उसके नीचे देखने को मिला आपको सपोर्ट के लिए एरियोलर टिश्यू, फिर आपको देखने को मिला इररेगुलर यहां पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड उसके नीचे आपका फैट भी स्टोर हो सकता है, दैट इज अडाइपोज टिश्यू भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चारों का एग्जांपल टिश्यू है, लेकिन आपका चारों का बेसिकली मैंने आपको अलग अलग फंक्शन बता दिया है कि चारों स्किन में ही पाए जाते हैं टिश्यूज, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग कैसे है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। तो रेगुलर और इररेगुलर ये यहां पर देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आप देखें तो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लेबलिंग जो है नीट में आती है। ये आपका एरियोलर टिश्यू है जो कि आपका सपोर्ट क्या करता है, एपिथेलियम को सपोर्ट करता है, यानी एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मोस्ट ऑफ द टाइम जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा दैट इज एरियोलर टिश्यू। तो बीनीथ द स्किन भी आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल मिलेगा। तो यहां पर आपके ये जो सेल है नीले कलर का सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट मतलब, ब्लास्ट का मतलब हमेशा बी फॉर ब्लास्ट, बी फॉर बनाने वाला, सी फॉर क्लास्ट, सी फॉर कंज्यूम करने वाला। तो कोई अगर कोई सेल बना रहा है इट इज कॉल्ड एज ब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल बनाने वाला, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज सेल बनाने वाला, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर सेल बनाने वाला, ऑस्टियोक्लास्ट बोन सेल को खाने वाला, कॉन्ड्रोक्लास्ट कार्टिलेज सेल को खाने वाला, फाइब्रोक्लास्ट फाइबर सेल को खाने वाला। तो यहां पे फाइब्रोब्लास्ट है तो इससे आपके फाइबर निकलते हुए दिखाई देंगे, एकदम दिखाई देंगे, ये आपके अनब्रांच्ड फाइबर्स है। तो लेबलिंग में आपको बकायदा लिखवाया भी गया था, अनब्रांच्ड फाइबर है, सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोलेजन फाइबर्स, दीज आर कोलेजन फाइबर्स। एंड यहां पर ये जो सेल है मेन सेल जिससे कोलेजन फाइबर निकल रहे हैं इट इज कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट, क्योंकि यहां से निकल रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपको हरे कलर के और फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि क्या है, आपके ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही है बकायदा। ये क्या है, आपके इलास्टिन फाइबर्स है, तो इलास्टिन फाइबर्स आर मोर ब्रांच्ड। यहां पर आपको इररेगुलर शेप का जो सेल दिखाई दे रहा है ये आपको क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है। आपकी बॉडी में कोई पैथोजन अगर घुस गया है तो उसको मार करके खा जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, तो इट इज कॉल्ड एज मैक्रोफेज, है ना। और यहां पर आपको मस्त सेल देखने को मिलता है, अलग अलग केमिकल्स बनाता है ये आपका, ये आपको मस्त सेल देखने को मिला, राइट। यहां पर आपको मस्त सेल देखने को मिला। ये आपका क्या है, यहां पर आपको प्लाज्मा सेल भी देखने को मिलता है जो एंटीबॉडीज बनाता है। तो यहां पर कई सारे सेल्स होंगे,
मास्ट सेल होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे, आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे, इलास्टिन फाइबर होगा जो कि आपका ब्रांच होगा, कोलेजन फाइबर होगा जो अनब्रांच होगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर फाउंड ओवर हियर। ये आपकी ब्लड वेसल है, ये भी यहाँ पर आपको आती हुई दिखाई दे रही है। इस टिश्यू को भी वस्कुलर सप्लाई चाहिए, है ना, एंड सो ऑन, कई सारी चीजें यहाँ पर होंगे। अडाइपोस टिश्यू जो है इसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस इसका कोने पे ढकेला जा चुका होगा, और मेन जो आपका इलाका है ये फैट स्टोरेज के लिए रखा होगा हमने, तो इट इज कॉल्ड एज फैट स्टोरेज एरिया। तो ये भी बीनीथ द स्किन आपका फैट को स्टोर करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दीज आर लूज कनेक्टिव टिश्यूज, एरियोलर एंड अडाइपोस। डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगर रेगुलर है तो फाइबर्स और सेल्स जो है आपके रेगुलरली अरेंज है एकदम, राइट, जैसे कि आपका टेंडन और लिगामेंट। तो यहां पे सिंपल सा एग्जांपल एक याद करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, दैट इज लिगामेंट। इसको याद करेंगे हम एग्जांपल से, दैट इज बबली, है ना। बबली क्या है, बोन टू बोन, ली मतलब लिगामेंट। तो लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है, तो बचा हुआ टेंडन आपका क्या करेगा, बोन से मसल को कनेक्ट करेगा, बात खत्म। और यहां पर आपका इररेगुलर, कहीं से भी कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा तो अल्टीमेटली उसको कौन झेल पाएगा, आपका इररेगुलर, जो कि आपका स्किन में पाया जाता है। तो ये बात हमने समझ ली, राइट। These are different type of loose connective tissues and dense connective tissues. Regular, irregular भी यहां पर हमने बात खत्म कर दी। Specialized connective tissue जो है, इसमें ब्लड वाली जो डिस्कशन है ये हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में करते हैं। स्केलेटल मसल की डिस्कशन हम लोग, टिश्यू की डिस्कशन हम लोग थोड़ी यहां पे कर लेते हैं। दैट इज कार्टिलेज एंड योर बोन। तो कार्टिलेज जो है इट इज सॉलिड बट प्लाइबल। प्लाइबल मतलब मोल्डेबल है, तो ये एकदम रॉक सॉलिड नहीं होती, इसको थोड़ा बहुत आपका प्लाइबल माना जाता है, यानी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल ये होती है। लेकिन यहां पर जो आपकी हड्डी है, जो बोन है, इट इज सॉलिड एंड नॉन प्लाइबल, ये बिल्कुल भी हिल नहीं सकती। इसको आप क्या कर सकते हो, है ना, बिल्कुल भी मोल्ड नहीं कर सकते हो। तो यहां पर इट इज सॉलिड एंड नॉन प्लाइबल, ये नहीं मुड़ती, ये आपकी लचीली नहीं होगी। इसका रॉक सॉलिड होना जरूरी है क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और सल्फेट एज वेल एज कोलेजन फाइबर्स की यहां पर स्ट्रेंथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई कोलेजन फाइबर्स भी खूब सारे देखने को मिलते हैं। कार्टिलेज के सेल को क्या कहा, कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, साइट मतलब सेल। तो जो आपके कॉन्ड्रोसाइट बनाएंगे वो कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो खाएंगे वो कॉन्ड्रोक्लास्ट। जो आपके बोन सेल बनाएंगे वो ऑस्टियोब्लास्ट, जो खाएंगे वो ऑस्टियोक्लास्ट, और बोन सेल को कह दिया ऑस्टियोसाइट। ठीक है। आप अगर देखेंगे तो वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में, हम लोग भी क्या है, वर्टिब्रेट है, क्योंकि हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, सो वी आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स। तो हमारे एम्ब्रियो में बहुत सारी कार्टिलेजेस पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कार्टिलेजेस बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं जब हम अडल्ट हो जाते हैं। तो कुछ ही कार्टिलेज हमारी बॉडी में इस टाइम पर अडल्ट स्टेज में बची हुई होती है। जैसे कि आपका वर्टिब्रल कॉलम जो है, इसके अलग अलग वर्टिब्रा जो है, इनके बीच में कार्टिलेज देखने को मिलती है। टिप ऑफ नोज पे कार्टिलेज देखने को मिलती है। एक्सटर्नल ईयर जॉइंट में आपको कार्टिलेज देखने को मिलती है। हाथ पैरों में भी कुछ जगह पर आपको कार्टिलेज देखने को मिलती है। और हड्डियां आपको पता है बढ़िया तरीके से कि हमारी पूरी बॉडी को फ्रेम देती हैं। अल्टीमेटली हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है वो बियर करती हैं, चलने फिरने में हेल्प करती है ना। सॉफ्टर टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है। हमारे लंग्स जो है, हमारा दिल जो है, उसको आपका ये रिबकेज प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली देयर आर अ लॉट ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज जिनको हमारी बोन्स, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है ये प्रोटेक्ट करता है। अगर आप देखें तो यहां लेकुने पाए जाते हैं कार्टिलेज में। लेकुने मतलब कैविटी। तो ये जो आपके कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, इनके अराउंड एक कैविटी होती है, तो वो लेकुने पाए जाते हैं। सिमिलरली लेकुने आपके यहां भी पाए जाते हैं, बोन सेल्स में भी। लेकिन बोन के जो सेल्स हैं ये एक पर्टिकुलर लेयर में अरेंज होते हैं। इन लेयर को कहते हैं लैमेली। तो यहां पर लेकुने और लैमेली दोनों पाई जाती हैं। यहां पे सिर्फ आपका लेकुने पाया जाता है, लैमेली एब्सेंट होती है। यानी यहां सेल्स जो है वो रैंडमली पाए जाते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। लेकिन बोन की अगर आप बात करें तो यहां आपके सेल्स जो है एकदम रेगुलर एक लेयर में ही पाए जाएंगे। तो यहां पर आपको लेकुने और लैमेली दोनों देखने को मिलेंगे। करेक्ट। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। नाउ इट इज टाइम टू गेट टू द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मेन जो कंपोनेंट है क्या है, ऑब्वियसली मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो मसल ही है यहां पर मेन कंपोनेंट। तो ये जो मसल सेल्स होते हैं दे आर एक्साइटेबल सेल्स। बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड अपने आप को लेंथन भी कर सकते हैं, यानी ये छोटे बड़े हो सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में मूवमेंट आती है। हम अगर चल फिर पा रहे हैं, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ बोन एंड मसल। दोनों की यहां पर इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। तो हमारी जो मसल है ये आपके मसल फाइबर की बनती है ना। और कई सारे मसल जो फाइबर्स है ये आपके किसके बनते हैं, मसल फाइब्रिल्स के बनते हैं। और ये फाइब्रिल्स फिलामेंट के बनते हैं।
हम इस पूरे स्ट्रक्चर की डिस्कशन लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में दोबारा से कर रहे होंगे, क्योंकि यहां सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है आपका मस्कुलर टिश्यू का, बहुत ज्यादा बातें नहीं कर रखी, एंड न्यूरल टिश्यू का भी। मेन हम इनकी डिस्कशन कहां करते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। तो यहां अगर आप देखें तो 3 प्रकार के आपके मस्कुलर टिश्यू या मसल्स पाई जाती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। नाम से ही समझ लीजिए, कार्डियक मतलब सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाएगी, और आपको पता है कि हार्ट जो है एक यूनिट के तौर पे धड़कता है। तो यहां पर आपके कम्युनिकेशन जंक्शन या फिर आपकी इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाती हैं, जो आपके इस कार्डियक मसल के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट कर देती हैं। तो कई सारी मसल्स हैं, उनको जोड़ के एक यूनिट के तौर पे ही हम लोग क्या कर देते हैं, आपका बढ़िया तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकलेशंस यहां पर पाई जाती हैं। अगर आप स्केलेटल मसल की बात करो तो ये स्केलेटल सिस्टम के साथ यानी हमारी हड्डियों के साथ कनेक्शन बना के बैठी होंगी और हमारी मूवमेंट में हेल्प कर रही होंगी, जैसे कि आपका बाइसेप एंड ट्राइसेप। और स्मूथ मतलब इंटरनल ऑर्गन्स की जो भी मसल्स हैं, कुछ मसल ऐसी हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन को आप बेसिकली क्या कर सकते हो, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन को आप खुद से ही रेगुलेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे बाइसेप फुलानी है मैं फुला सकता हूं, है ना, ट्राइसेप दिखानी है मैं दिखा सकता हूं। ये जो मसल्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन को मैंने किया है मेरी मर्जी से, तो वॉलंटरी यहां पर मैंने क्या किया है, एक्शन लिया है। लेकिन मेरी पेट की जो मसल्स हैं वो मेरी मर्जी से नहीं हिल रही, राइट। मेरी ब्लड वेसल के अंदर जो पतली सी मसल की लेयर है वो मेरी मर्जी से नहीं हिल रही, उसको मैं कोऑर्डिनेट नहीं करा पा रहा, उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा पा रहा, तो दैट इज बेसिकली नॉन वॉलंटरी, मेरी उस पर मर्जी चल ही नहीं रही है। एंड मेरे दिल को भी मैं नहीं धड़का रहा। अभी इतनी देर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मेरा दिल इस टाइम पे धड़क रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपना काम खुद करता रहता है। तो यहां पर ये इनवॉलंटरी होता है, अपना काम खुद करता है। सिमिलरली इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी मसल पाई जाती हैं ये भी इनवॉलंटरी होती हैं। स्केलेटल मसल को मैं वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकता हूं। ये जो स्केलेटल मसल है ये आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और आपका यहां पर लाइनिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं। इन लाइनिंग्स को कहा जाता है स्ट्रिएशंस, तो ये स्ट्रिएटेड मसल कहलाती हैं। ये जो स्मूथ मसल है, इन स्मूथ मसल्स में अगर आप एक यहां पर सेल को देखें तो ये आपका क्या है, दोनों कोनों पे पिचका हुआ है ना, इसके दोनों एंड्स जो हैं ये चिपके हुए हैं, इसको कहा जाता है टेपर्ड एंड्स। दोनों एंड्स पे आपने टेप लगा दी है, टेपर्ड एंड्स हैं, बीच से फूला हुआ है आपका सेल, एक ही न्यूक्लियस है यहां पर, यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, और दोनों एंड्स आपके टेपर्ड हैं, टेप हो रखे हैं, है ना, बीच में से मोटा और दोनों एंड्स आपके टेपर्ड। इसे फ्यूजिफॉर्म सेल कहा जाता है। तो फ्यूजिफॉर्म होते हैं ये, और नॉन स्ट्रिएटेड, इनके ऊपर ऐसी कोई व्हाइट व्हाइट कलर की आपको लाइनिंग्स देखने को नहीं मिलती। यहां पर भी आपको क्या मिला, यहां पर भी आप अगर देखें तो आपको स्ट्रिएशंस देखने को मिली कार्डियक मसल में भी, एंड यहां पर कुछ जंक्शंस हैं जो कि अलग अलग पार्ट ऑफ कार्डियक मसल को कनेक्ट करते हैं और इसको एक यूनिट के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करते हैं। इन्हें इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है या फिर इन्हें कम्युनिकेशन जंक्शन कहा जाता है। तो स्ट्रिएटेड कौन कौन है, यहां लाइनें दिखी, यहां लाइनें दिखी, तो स्केलेटल मसल और आपका कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड है, ये नॉन स्ट्रिएटेड हो गई। फ्यूजिफॉर्म कौन है, सिर्फ ये आपकी क्या है, दोनों एंड्स पे चिपकी हुई है, ये फ्यूजिफॉर्म है। ये आपके पैरेलल मसल बंडल्स होते हैं जिनको कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर क्या करती है, सराउंड करती है, पैक करती है, और यहां जो आपके सेल्स हैं इनको भी कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर क्या करती है, सराउंड करती है, पैक करती है। एक यूनिट के तौर पे कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कार्डियक मसल, क्योंकि वहां पर इंटरकैलेटेड डिस्क है, तो ये इसका एकदम स्पेसिफाइड फीचर है। आप हार्ट की और इंटरनल ऑर्गन की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दीज आर इनवॉलेंट्री। स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो दीज आर वॉलेंट्री। तो हमने स्ट्रक्चर देखा एंड यहां पर हमने फंक्शंस भी देखे। न्यूरल टिश्यू जो है ये हमारी बॉडी पे ग्रेटेस्ट कंट्रोल स्थापित करके बैठा हुआ है, क्योंकि हमारा नर्वस टिश्यू जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और इनसे निकलने वाली जो नर्व्स हैं दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बहुत खतरनाक, बहुत हायर लेवल का नर्वस कंट्रोल हमारे अंदर देखने को मिलता है। मेन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की वो क्या है, न्यूरॉन। और हमें लगता है कि सिर्फ न्यूरॉन्स ही हैं नर्वस सिस्टम में, ऐसा नहीं है। मोर देन 50% जो पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का वो बनाता है न्यूरोग्लियल सेल्स, या इनको कहा जाता है ग्लियल सेल्स, जो कि क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं आपके न्यूरॉन्स को, खाने पीने का सामान देते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इनमें बढ़िया तरीके से काम हो पाए। जैसे यहां पर देखिए आपका न्यूरॉन है, तो बाहर से सिग्नल जहां आता है दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। बाहर से सिग्नल कैच कौन करता है, डेंड्राइट, और ये सिग्नल पहुंच जाता है इस सेंट्रल पार्ट पे जिसको कहते हैं सेल बॉडी या साइटोन, और फिर ये आपका सिग्नल चला जाता है कहां पर, आपका एक्सॉन में, एंड अल्टीमेटली टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक
तारों जैसा ये नेटवर्क बना हुआ होता है। जैसे आप एक वायर से दूसरे वायर को कनेक्ट कर सकते हो टू ट्रांसफर द वोल्टेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इसी प्रकार से आप एक न्यूरॉन के बाद अगले न्यूरॉन को कनेक्ट कर सकते हो एंड फाइनली ये जो सिग्नल है कहां जा सकता है, आपका किसी ग्लैंड पे या किसी मसल पे जा सकता है। जैसे आपकी स्मूथ मसल है, तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल कहां से आएगा, आपका न्यूरॉन से ही तो आएगा। तो कोई मसल है जिसको कॉन्ट्रैक्ट करानी है, तो उसका सिग्नल कौन लेके आया, न्यूरॉन लेकर के आया, और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो गई। सिमिलरली कोई ग्लैंड है जिसको आपको एक्टिवेट करना है या इनहिबिट करना है, ऑन और ऑफ दोनों काम होते हैं यहां पर, तो उसके लिए आप न्यूरल सिग्नल भेज सकते हो। सो दे कैन बी स्टिमुलेटरी सिग्नल्स यानी पॉजिटिव सिग्नल्स, दे कैन बी इनहिबिटरी सिग्नल्स ऑल्सो, दे कैन बी नेगेटिव सिग्नल्स, दोनों चीजें होती हैं। जैसे कि आपके कैटलिस्ट हैं, आपके एंजाइम्स हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव एंजाइम्स या पॉजिटिव कैटलिस्ट, लेकिन देयर आर नेगेटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव एंजाइम्स ऑल्सो। सिमिलरली यहां पर भी आपका जो सिग्नल जा रहा है ये पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कराने का, या किसी चीज को रिलैक्स कराने का सिग्नल भी हो सकता है, इनहिबिटरी सिग्नल भी हो सकता है। दोनों प्रकार के सिग्नल्स आप यहां देखते हैं। सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो हमने पढ़े। एपिथेलियल टिश्यू, इसी चैप्टर में उसकी मेन डिस्कशन थी। कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में यानी ब्लड के बारे में आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। देन आपका यहां पर हमने देखा मस्कुलर टिश्यू, इस पूरे को आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट में दोबारा रिवाइज करेंगे। एंड न्यूरल टिश्यू, इसको आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आराम से देखेंगे। यानी अल्टीमेटली अगर आप देखें तो हमें सिर्फ 2 टिश्यूज की डिटेल्ड डिस्कशन यहां पर करनी थी, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा आपको ये सारी की सारी चीजें दोबारा देखने को मिलेंगी इन योर सिलेबी इन डिफरेंट चैप्टर्स, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड आई होप आपका जो समरी लेक्चर है वो बहुत अच्छा रहा होगा। अगर आपने सारे के सारे बैच के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको बहुत मजे से सारी चीजें समझ में आई होंगी, या फिर अगर आपने खुद से एक बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो भी आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको यहां पर भी एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर चीज की बना करके दूं और एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर करूं, तो कुछ भी छूटा नहीं है। आप एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड मिला करके देख सकते हैं। इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर को क्रैक कर लिया है। अब हम अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे अबाउट द फ्रॉग एंड उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द कॉकरोच, एंड फिर हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ रहे होंगे टुवर्ड्स द चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स लाइक एनिमल किंगडम एंड बायोमोलिक्यूल्स, और फिर हमारे 11th क्लास के जो भी चैप्टर्स हैं ये हो जाएंगे खत्म। सो आई होप आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा। इफ यस तो एक बार कमेंट सेक्शन को भर डालिए विद योर लव्ड रिस्पॉन्सेस, और मैं आपसे मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।